Hello everyone and welcome to Legal Mentor. So as we have promised that we will be bringing lot many videos which are based upon recent legal topics, the topics related to law which need explanation, various landmark and recent judgments which you need to study with respect to your examinations, and also a MCQ series which we will be conducting soon. So the first topic which we have chosen to make you understand is related to plea of alibi. फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो प्ली ऑफ एलिबाई है वो मेंशन कहाँ पर है। आपको हमेशा याद रखना है कि प्ली ऑफ एलिबाई सेक्शन 11 में मेंशन है। बहुत बार आपसे एमसीक्यूज में ये भी पूछा जाता है, राइट? अब टाइम वेस्ट करे बिना हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्ली ऑफ एलिबाई का मतलब क्या होता है। देखिए, एलिबाई का मतलब होता है एल्सवेयर, राइट? ये एक लैटिन ओरिजिन का टर्म है और इसका मतलब होता है एल्सवेयर। अब देखिए, इसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। ये एक पर्सन है ए, राइट? ये एक पर्सन है ए। ही इज अक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग अ मर्डर ऑफ सम बी, ओके? एंड दिस मर्डर, prosecution says, is committed at town hall of हैदराबाद, ओके? ये प्रोसिक्यूशन बोल रहा है कि टाउन हॉल ऑफ हैदराबाद में ये मर्डर कमिट हुआ था एट अराउंड, सपोज कीजिए 6 p.m. विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। डिटेल्स नोट करना बहुत जरूरी होता है हमें समझने के लिए प्ली ऑफ एलिबाई, राइट? अब ये जो ए है जो कि अक्यूज्ड है इस केस में, ये प्रूफ कर देता है कि जिस दिन प्रोसिक्यूशन बोल रहा है कि मर्डर कमिट हुआ है, उस दिन 6 p.m. पर वो एक्चुअली में दिल्ली में था एंड ही वाज सपोज अटेंडिंग सम कॉन्फ्रेंस, राइट? एंड इसकी फुटेज भी है, इसकी फुटेज भी है ए के पास। तो बताइए, आप खुद ही बताइए, क्या ऐसे केस में हम ए को कॉन्विक्ट कर सकते हैं? नो, the answer is no. Why? Because when the offense was said to be committed, he was not present there. It is inconsistent with the allegations of the prosecution. आपको दृश्य मूवी तो याद ही होगी, वहां पर भी पूरी फैमिली ने यही एक डिफेंस लिया था कि जब वो ऑफेंस कमिट हुआ वहां उस टाइम पर वो लोग मौजूद ही नहीं थे, वो एक सत्संग को अटेंड कर रहे थे। दे ऑल्सो टुक दिस डिफेंस, राइट? So now let's delve into the details of this section. ये तो आपको एक ओवरव्यू मैंने आज दे दिया सेक्शन 11 से रिलेटेड। अब इसका डिटेल कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं, राइट? देखिए, जब आप बेयर एक्ट देखेंगे सेक्शन 11 से रिलेटेड, तो वहां पर आप पाएंगे कि दो टर्म्स का यूज हो रहा है। एक टर्म है इनकंसिस्टेंट एक्ट, one term is inconsistent act and another term is highly probable or improbable. तो हमें ये दोनों टर्म्स को एनालाइज करना होता है सेक्शन 11 के लिए, राइट? तो चलिए हम देख लेते हैं कि इनकंसिस्टेंट एक्ट और हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल में क्या डिफरेंस होता है एंड ये दोनों टर्म्स का मीनिंग क्या है। अब देखो, इनकंसिस्टेंट एक्ट को मैं आपको एक इलस्ट्रेशन के हेल्प से बताने की कोशिश करूंगी। यहाँ पर लिखा हुआ है ए इज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर ऑफ बी, तो ए को अक्यूज किया गया है मर्डर के लिए एंड डिफेंस ये प्रूव कर देता है कि एक्चुअली में बी ने सुसाइड किया है, राइट? एक्चुअली में बी ने सुसाइड किया है। सिंस मर्डर एंड सुसाइड आर इनकंसिस्टेंट, मर्डर एंड सुसाइड इनकंसिस्टेंट होते हैं, तो ये फैक्ट कि बी
ने सुसाइड किया है वो अपने आप रेलेवेंट हो जाता है, क्योंकि ये इनकंसिस्टेंट है। देखिए, आप ये जान लीजिए कि मर्डर हो सकता है या तो, या सुसाइड हो सकता है, राइट। सुसाइड हो सकता है, दोनों चीजें साइमल्टेनियसली तो नहीं हो सकती। या तो किसी एक व्यक्ति का मर्डर हुआ है या सुसाइड हुआ है। हमें मेडिकल एविडेंसेस बता देते हैं कि एक्चुअली में व्हाट हैज बीन कमिटेड, ईदर इट इज अ केस ऑफ सुसाइड और इट इज अ केस ऑफ मर्डर, राइट। अब डिफेंस अगर ये प्रूव कर देता है कि एक्चुअली में ये केस तो सुसाइड का है, ये केस तो सुसाइड का है, तो ऑब्वियसली जो अक्यूज के ऊपर एलिगेशन लगा है मर्डर का, वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। एंड ये फैक्ट जो प्रूव कर रहा है सुसाइड को, this fact which is proving that actually suicide was committed by the victim, this will be a relevant fact. This will be a relevant fact under which section? Under section 11, obviously, right? Now moving ahead, see, let's delve into one another illustration so that you are able to understand it in a more better way. अब देखिए, ए यहाँ पर अलेज्ड है बी को किल करने के लिए, राइट। ए इज अलेज्ड ऑफ किलिंग बी बाय हिटिंग हिम ऑन हिज हेड, ये एलिगेशन लगाया है अक्यूज्ड के अगेंस्ट। यहाँ पर सपोज कीजिए कि ये प्रूव कर देता है अगर डिफेंस कि ए एक्चुअली में टोटली पैरालाइज्ड है, ए एक्चुअली टोटली पैरालाइज्ड है, तो वो किसी को किल कैसे कर सकता है, किसी को हिट कैसे कर सकता है, उसके सिर पे एक रॉड सपोज कीजिए हिट करके, राइट, नहीं कर सकता ना। तो ये इनकंसिस्टेंट हो गया फैक्ट एंड इशू के साथ। फैक्ट एंड इशू क्या है? वेदर ए हैज कमिटेड मर्डर ऑफ बी, right? So A's paralysis becomes relevant because it is a inconsistent fact. Because his paralysis is a inconsistent fact. See, there is this another example which I will give you. देखो, A is alleged to commit theft in Delhi, but on the same day, at the same time, when theft was alleged, it is proof that he was in Madurai in a meeting. अब वो मदुराई में है एक मीटिंग के लिए, और ये प्रूव करने के लिए उसके पास अब बहुत सारे विटनेसेस भी हैं जिन्होंने जो उन्हें देखा हुआ भी है उस मीटिंग को अटेंड करते हुए, उसके पास रिकॉर्डिंग भी है, उसके पास सपोज कीजिए एयर टिकट भी है, फ्लाइट का टिकट भी है। तो इन सब चीजों से वो प्रूव कर सकता है कि एक्चुअली में वो मदुराई में प्रेजेंट था जब उसके ऊपर ये एलिगेशन लगाया जा रहा है कि वो उसने थेफ्ट कमिट किया है दिल्ली में। तो दिस इज inconsistent with the former fact, and इसी वजह से ये inconsistent fact relevant हो जाता है सेक्शन 11 में। अब चलो आगे बढ़ते हैं और एनालाइज करते हैं कि ये हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल फैक्ट क्या होता है। इसके लिए भी हम एक एग्जांपल की हेल्प लेते हैं, राइट। देखो, यहाँ पर एक व्यक्ति है ए जिसको चार्ज किया गया है कॉन्स्पिरेसी करने के लिए एक फॉल्स एविडेंस अगेंस्ट बी, ठीक है। अब ये फैक्ट कि ए पहले भी एक केस इंस्टीट्यूट कर चुका है किसी एक फाउंडेड प्रोसिक्यूशन पर, एक वेग प्रोसिक्यूशन पर बी के अगेंस्ट, वो रेलिवेंट है सेक्शन 11 में, क्योंकि ये हाईली प्रोबेबल है कि वो दोबारा से ट्रबल कॉज कर सकता है बी को। रुको, मैं आप लोगों को ये एग्जाम्पल से समझा देती हूँ दोबारा से। ए यहाँ पर एलिगेशन है फॉल्स एविडेंस की, राइट। ए के अगेंस्ट एलिगेशन है फॉल्स एविडेंस की बी के अगेंस्ट। बी बोलता है कि ए पहले भी एक प्रीवियस इंस्टेंस पे भी ऐसा एक काम कर चुका है, फॉल्स एविडेंस के लिए उसे प्रोसिक्यूट करने का काम कर चुका है, राइट। तो ये फैक्ट हाईली प्रोबेबल हुआ
इस वाले केस में कि हो सकता है कि वो दोबारा से इस कॉन्स्पिरेसी में इंडल्ज हो कि क्योंकि ये काम पहले भी वो कर चुका है तो फिर से किया हो उसने, राइट? सो दिस इज हाईली प्रोबेबल. ओके, नाउ let us see some more examples with this aspect. देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, संता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. इट इज अ वेरी लैंडमार्क केस इन दिस पर्सपेक्टिव. अब देखो यहाँ पर, इसको भी हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, इसके जो फैक्ट्स हैं उन्हें एनालाइज करते हैं. यहाँ एक विटनेस था जिसने टेस्टिफाई किया ये फैक्ट कि उसने डिसीज्ड को देखा है शॉट होते हुए फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 25 feet, right? He is saying that he has seen accused shooting B from a distance of 25 feet. जो मेडिकल रिपोर्ट्स आती हैं वो ये बोलती हैं कि जो नेचर ऑफ वुंड है वो कुछ ऐसा है कि ये जो कॉज हुआ है ना इंजरी से, दैट कैन बी लेस देन अ यार्ड ओनली. ओके, जो एक्सपर्ट की ओपिनियन है वो विटनेस की स्टेटमेंट को हाईली इम्प्रोबेबल कर देती है यहाँ पर, राइट? एक्सपर्ट की जो स्टेटमेंट है यहाँ विटनेस की स्टेटमेंट को हाईली इम्प्रोबेबल कर देती है. तो आप देखेंगे कि पहले मैंने आपको एक एग्जांपल दिया हाईली प्रोबेबल का, और दूसरा एग्जांपल फैक्ट्स को डिस्कस करते हुए संता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के मैंने आपको एग्जांपल दिया है हाईली इम्प्रोबेबल का. अब देखिए, बर्डन ऑफ प्रूफ की बात कर लेते हैं हम. बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर रहेगा? जिसे प्ली ऑफ एलिबाई लेनी है, बर्डन ऑफ प्रूफ की उसी के फेवर में रहेगा. तो बर्डन ऑफ प्रूफ ऐसे केसेस में बहुत हैवी रहता है. उसका एक सिंपल सा रीजन है फ्रेंड्स. देखिए, अगर कोई भी अक्यूज्ड प्ली ऑफ एलिबाई का एग्जेम्पशन ले लेता है तो उसे हम बिल्कुल ही एक्विट कर देते हैं, राइट? If he is proving that the offense which is alleged to be committed by him is inconsistent totally, that is highly improbable that he had committed the offense. So उसके ऊपर जो चार्ज है, जो अक्यूज्ड के ऊपर चार्ज है, वो बिल्कुल ही जीरो आउट हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है. इसी वजह से जो ये बर्डन ऑफ प्रूफ है वो काफी हैवी रहता है. अब देखो, सेक्शन 103 ऑफ द एविडेंस एक्ट हमें क्या बोलता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ एक पर्टिकुलर फैक्ट को प्रूव करने के लिए ऐसे इंसान के ऊपर रहता है जो कि कोर्ट उसकी एग्जिस्टेंस को बिलीव करवाना चाहता है. अब क्योंकि यहाँ पे अक्यूज्ड ये बात बोल रहा है कि वो प्रेजेंट नहीं था जब ऑफेंस कमिट हुआ था, या फिर वो कोई ऐसा फैक्ट दे रहा है जो कि हाईली प्रोबेबल है और कि उसने ये ऑफेंस कमिट किया होगा, तो फेवर बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर रहेगा, राइट? एंड अगर कोई प्रोसिक्यूशन ये एक एविडेंस देता है जो कि हाईली प्रोबेबल है कि अक्यूज्ड ने ही ऑफेंस किया होगा, तो उस एक पर्टिकुलर फैक्ट को प्रूव करने का बर्डन प्रोसिक्यूशन के ऊपर रहेगा. ठीक है, कोई जनरल रूल नहीं है यहाँ पे सेक्शन 103 में कि हमेशा अक्यूज के ऊपर रहेगा या हमेशा प्रोसिक्यूशन के ऊपर रहेगा. जो भी कोई एक फैक्ट प्रूव करना चाहता है जो कि इनकंसिस्टेंट है या हाईली प्रोबेबल या इनप्रोबेबल है फैक्ट इश्यू से रिलेटेड, उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा. अब देखिए, this is a very important case with respect to section 11, and this is generally asked in MCQs also, which is Dudnath Pandey versus State of UP. तो इस वाले केस में प्ली ऑफ एलिबाई को रिजेक्ट कर दिया गया था. क्यों? क्योंकि सफिशिएंट थे जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थे वो इस केस में, एंड वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे, एंड उन्होंने क्लियरली एस्टैब्लिश कर दिया था गिल्ट ऑफ द. इस वजह से प्ली ऑफ एलिबाई को नॉट प्रूव्ड माना गया था. इस वाले केस में बेसिकली हुआ क्या था कि जो अक्यूज्ड था उसने शॉट कर दिया था किसी एक्स को, राइट? एंड उसके बाद जब वो पकड़ा गया तो उसने ये बोला कि जब कि उसने तो ये जो मर्डर है वो कमिट किया ही नहीं, बिकॉज एट दैट टाइम ही वाज एक्चुअली वर्किंग इन फैक्ट्री, राइट?
he was working in factory. जब पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की तो उन्होंने ये पाया कि एक्चुअली में उसने एंट्री की है कि वो वाकई में ही फैक्ट्री में गया था, बट जिस प्लेस पर मर्डर कमिट हुआ था वो प्लेस उसके फैक्ट्री से कुछ 25 मिनट्स की ही डिस्टेंस पे था। अब यहाँ पर ये तो हमारे पास एंट्री थी कि किस वक्त जो अक्यूज्ड है उसने फैक्ट्री को ज्वाइन किया था, बट कब उसने फैक्ट्री लीव किया इसके ऊपर हमारे पास कोई एविडेंस नहीं था। और फैक्ट्री से 25 मिनट की दूरी पर जो सीन ऑफ क्राइम था या मर्डर का जो स्पॉट था वहां पहुंचना was not at all difficult for the accused. एंड इसके अलावा भी इस वाले केसेस में बहुत सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस थे जो दूधनाथ पांडे के अगेंस्ट थे। इसका मोटिव भी स्टैब्लिश हो रहा था क्योंकि जिस पर्सन की डेथ कॉज हुई थी एक्स, उसकी सिस्टर को बहुत बार दिस अक्यूज्ड अप्रोच्ड this person approached for marriage proposal and that girl rejected her proposal, so there was motive also which was establishing in this case, which is then again relevant under section 8 of the Indian Evidence Act. So that is how this person was not given the plea of alibi in this case, right? Now I will like to end today's class over here and I hope आपको ये वाली क्लास बहुत अच्छी लगी होगी एंड आपने एंजॉय की होगी। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है then kindly mention us in the comment section below and also please like, subscribe and hit the bell button of our channel. Thank you all. Goodbye. Have a nice day.